नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 12 नवंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़, इंडियन शवर्स ब्रिंग चेन्नई टू इट्स नीज, क्लेम 14 लाइव्स इन तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है करीब 4-5 दिन से। सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। चेन्नई में बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी हो चुका है। अब तक 14 जाने जा चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, चेन्नई में रेनफॉल की वजह से इतना फ्लडिंग होने का कारण क्या है? आंसर इज़ वेरी सिंपल दोस्तों। तमिलनाडु के कैपिटल है चेन्नई और चेन्नई में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हुआ है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है, लोग जो है अपने अपने बिल्डिंग्स खड़े करते हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक से मेंटेन नहीं है। तो लोग जितने भी बिल्डिंग्स खड़े किए हैं उधर बिल्डिंग नॉर्म्स वगैरह ठीक से फॉलो नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो है, मतलब पानी बारिश की वजह से आने से वो ड्रेन होकर बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए कोई ठीक से सिस्टम नहीं है। चेन्नई जैसे कई सारे सिटीज़ में इंडिया में, आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या फिर जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा उधर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ज़रा सा भी बारिश हो जाता है उधर फ्लडिंग हो जाता है। चाहे वो केरला के कोच्चि हो या फिर कलकत्ता हो, दिल्ली हो, जितने भी सिटीज़ है बेसिकली उधर ये प्रॉब्लम होता है। अगर लोग जो है जब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर बिल्डिंग नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। चेन्नई में भी वही हुआ है। तो देखिए दोस्तों, चेन्नई में इतना ज़्यादा जो बारिश हो रहा है उसका रीज़न क्या, मैंने आपको बता दिया। बे ऑफ बंगाल एरिया में लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ है, वो लैंडफॉल कर चुका है। अब द वेदर सिस्टम मेंटेन्ड ए विंड स्पीड ऑफ 45 to 55 किलोमीटर। देखिए, ऑन एन एवरेज जो विंड लैंडफॉल की वजह से जो विंड आ रहा है वो 45 to 55 किलोमीटर पर आवर है एंड गस्टिंग अप टू 65 किलोमीटर पर आवर है। अब गस्टिंग मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, गस्टिंग मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर तक हो जाता है। एंड अब 2-3 दिन में ये लो प्रेशर सिस्टम वीकन हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है 2-3 दिन और तक बारिश रहेगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पर अभी चेन्नई का जो हाल है या फिर जितने भी रेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु के, उधर का हाल थोड़ा सा बुरा है। तो बेसिकली और एक बात समझ लीजिए, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और चेन्नई तमिलनाडु के सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तमिलनाडु के जितने और डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, चेन्नई एक छोटा सा एरिया है, ध्यान दीजिएगा। Meteorological department has withdrawn the red alert for extremely heavy rains for Chennai and neighboring districts। देखिए दोस्तों, मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जो डिक्लेयर किया था वो विड्रॉ किया है। मतलब ये लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे वीकन हो रहा है और इतना एक्सटेंसिव रेंज होने का चांस कम है। अब ये रेड अलर्ट मतलब क्या होता है? देखिए, मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से क्लाइमेट प्रेडिक्शन के वक्त 3 तरह का अलर्ट देते हैं। एक है रेड अलर्ट, फिर है ऑरेंज अलर्ट, फिर है येलो अलर्ट। इसमें सबसे खतरनाक होता है, मतलब लोगों को एकदम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, वो होता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकता है, विंड हो सकता है। अलर्ट तीसरा है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट तो नॉर्मली देते रहते हैं, जब भी मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये लगे कि बारिश होने वाला है तो वो येलो अलर्ट देते ही देते हैं। थोड़ा सा और बारिश होने वाला है तो ऑरेंज अलर्ट देते हैं। एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्ट कंडीशन अगर एक्सपेक्टेड है तब वो रेड अलर्ट देते हैं। तो चेन्नई एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट तो विड्रॉन किया है, फिर भी वार्निंग फॉर स्ट्रॉन्ग सर्फेस विंड्स तो है एंड हेवी रेन्स वुड कंटिन्यू। हेवी रेन्स और भी होगा एंड स्ट्रॉन्ग सर्फेस विंड्स भी आ सकता है, फिर भी रेड अलर्ट जो है विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से चेन्नई एंड जितने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उधर 229 रिलीफ कैंप्स सेटअप किया है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोग अकोमोडेटेड है। ये तमिलनाडु के मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट KKSSR रामचंद्रन साहब ने बोला है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक डाउट आ गया होगा, वाई इज इट रेनिंग सो हेविली इन तमिलनाडु। वैसे इसका जो एक्चुअल रीज़न है ये हर्षित सर ने अलग से एक वीडियो में समझाया था, मैं और एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसके लिए एकदम बेसिक से शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, इंडिया में 2 टाइप का मानसून है, एक है साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये दोनों मानसून का एक्चुअल ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है, ये आपको अगर डिटेलली जाना है तो हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, किसी भी तरह का ज्योग्राफिकल इवेंट आपको वीडियोस मिल जाएगा, बहुत डिटेलली समझा रखा है। फिर भी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्च अप्रैल टाइम पे आपको पता है सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया में मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 इंडियन स्टेट्स में से पास होता है, ये भी आपको पता होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये करीब इस एरिया में आता है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में करीब इस एरिया में आता है, ठीक है। तो ये एरिया जो है सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो गर्म रहने की वजह से क्या होगा, इधर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो क्या होगा, आपको पता होगा हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ओर जाता है। तो लो प्रेशर एरिया जो है, जितनी विंड इस साइड में, जितने ट्रेड विंड्स होता है, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। जो ट्रेड विंड्स जो है इस टाइम पर इस तरफ डिफ्लेक्ट होता है, तो इसी को आप साउथ वेस्ट मानसून बोल सकते हो। एक पार्ट जो है इधर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुसता है, एक पार्ट जो है इधर से सब कॉन्टिनेंट में घुसता है, क्योंकि इधर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब देखिए,
इसलिए कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये समुद्र के ऊपर से आता है, तो ये ट्रेड विंड्स काफ़ी सारे मॉइस्चर लेके आता है। अब ये मॉइस्चर जो है दोस्तों, सबसे पहले ये पार्ट की बात करते हैं। ये मॉइस्चर जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घुसते ही इधर वेस्टर्न घाट से, अब ये वेस्टर्न घाट्स का हाइट इतना ज़्यादा है कि इधर ये हीट होके वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा बारिश दे देते हैं। एक बात आपको समझना होगा, जून 1 को ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिट करते हैं और सबसे पहला बारिश मिलता है केरला कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो देखिए ये जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में इतना ज़्यादा बारिश होता है, इसके बाद जो बचा हुआ विंड है, जो बचा हुआ मॉइस्चर है, वो थोड़ा बहुत मतलब अंदर भी चला जाता है और इधर से भी घुस के ये इधर भी जाता है। तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है इधर भी थोड़ा बहुत बारिश मिलता है और सबसे ज़्यादा इधर मिलता है। जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा मॉइस्चर कम होता जाएगा तो बारिश इसके हिसाब से रिड्यूस होता हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून। अब ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से जितना मॉइस्चर है वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न घाट्स में गिर जाता है, इसलिए जो रेन शैडो रीजन है, मतलब वेस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न साइड है, इधर सेंट्रल कर्नाटका आ जाएगा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश आ जाएगा, पूरा तमिलनाडु आ जाएगा, ये सब रेन शैडो एरिया बन के ही रह जाता है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से इनको बारिश बिल्कुल नहीं मिलता है। आप देखिए मार्च अप्रैल तो हो गया, पूरा मानसून हो गया। आप देखिए वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड के अलावा और ज़्यादा बारिश मिलने का एक जगह है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, इधर मेघालय, मौजूनराम जैसे चिरापुंजी जैसे जगह आता है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश मिलता है। तो साउथ वेस्ट मानसून से एक तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा बारिश मिलता है। इतना क्लियर। आप देखिए अब ये मार्च अप्रैल की बात किया, मार्च अप्रैल के बाद ये जून में साउथ वेस्ट मानसून हो गया। जब अक्टूबर तक आएगा तो बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा जो माइग्रेट होकर इधर तक आएगा क्योंकि हमारी रेवोल्यूशन की वजह से ये जो सीजन से चेंज होता है। ये तो आपको मालूम होगा, बेसिक्स अगर नहीं मालूम है तो दिक्कत है ये समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस होने ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है इधर फिर हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, इस एरिया में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, मतलब नीचे की तरफ। तो ये जो जितने विंड है वो इधर से इधर जाने लगेगा। ठीक है, इधर से भी इधर जाने लगेगा, बेसिकली लो प्रेशर की ओर चला जाएगा। आप देखिए इधर से जो विंड इधर आएगा इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये लैंड लॉक्ड एरिया, बेसिकली लैंड एरिया, इधर वाटर बॉडीज नहीं है। पर जो इधर से बे ऑफ बंगाल एरिया से इस तरफ जो विंड आएगा उसमें तो मॉइस्चर होगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जितना मॉइस्चर है वो इस तरफ आता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है इधर पूरा वो बारिश देते हुए जाता है। तो बेसिकली तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट और फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो ऐसे एरिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम रिट्रीट मानसून भी बोलते हैं। रिट्रीट मानसून क्यों बोलते हैं, क्योंकि मानसून जो है इस टाइम पे रिट्रीट होता है, मतलब हमारे सबकॉन्टिनेंट से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलते निकलते ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश देते हुए जाता है और इधर भी मिलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर से भी जब पानी इधर पर इतना नहीं मिलता जितना इधर मिलता है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में जितना नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश मिलता है उतना वेस्टर्न कोस्ट में मिल नहीं पाते हैं। तो इतना क्लियर है। तो इसी की वजह से ये जो ईस्टर्न कोस्ट में इस टाइम पर, आप क्या है नवंबर है ना, नवंबर टाइम पे नॉर्मली बारिश होता है, ये कोई स्पेशल नहीं है। चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया में इस टाइम पे बारिश होता है, तो वही बारिश हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये बे ऑफ बंगाल एरिया में, ओनली बे ऑफ बंगाल एरिया में नहीं, दुनिया में हर एरिया में ये लो प्रेशर एरियाज क्रिएट हो जाता है। कभी कभी ये लो प्रेशर एरियाज जब सडनली क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, ये भी सी बात है, ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाता है, फिर जहां लैंड इनका सबसे पास में इधर ये लैंडफॉल कर जाते हैं। अगर लो प्रेशर एरिया और क्रिएट हो गया तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, और ज़्यादा बारिश होगा जहां लैंड सबसे पास में है उधर। आपको पता है ना, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने से जितना भी हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ आता है, और इसलिए कि समुद्र में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, और जो लो प्रेशर एरिया जब, या फिर वेदर सिस्टम बोल सकते हो, वो सिस्टम जब लैंडफॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल फिनोमिनन व्हाट इज हैपनिंग, एंड चेन्नई में बारिश इसलिए हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट बता के चला गया। देखिए आपको बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, लो प्रेशर सिस्टम क्यों क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो मैंने जो बोला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनन में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंडिया सीक्स $1 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फिनेंस टू मीट इट्स टारगेट्स। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 खत्म होने वाला है, तो सारे कंट्रीज़ की तरफ से अब इनकी जो फाइनल टारगेट्स है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यह सब बताया जाएगा। तो इंडिया की तरफ से एक सरप्राइज अनाउंसमेंट आया है। इंडियन डेलीगेट्स ने एक क्लियर किया है, अगर डेवलप कंट्रीज ये चाहते हैं इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करे, तो क्लियरली बता दिया हमें $1 ट्रिलियन ऑफ पब्लिक कैश चाहिए।
वैसे दोस्तों पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड COP21 में जो साइन हुआ था उसके हिसाब से डेवलप कंट्रीज $100 बिलियन क्लाइमेट फिनेंस करना था, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर पुअर कंट्रीज के लिए। तो इंडिया ने खुद मांग लिया $1 ट्रिलियन ऑफ पब्लिक कैश चाहिए अगर डेवलप कंट्रीज ये चाहिए हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करने के लिए कुछ करना है तो इतना चाहिए। वैसे दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या कमिटमेंट्स या अश्योरेंस देके आया है COP में। नरेंद्र मोदी जी तो वापस आया पर COP26 तो चल रहा है, हमारे जितने डेलीगेट्स है वो मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं, डिस्कस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। पर जब नरेंद्र मोदी जी हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जब गए थे उन्होंने काफ़ी सारे एश्योरेंस देके आए थे। वो क्या क्या है, एक तो हमने ये बोला था हमारी जो नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी, बेसिकली हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट करेंगे 2030 तक। एर्लियर ये 450 गीगावाट था, ठीक है। अब मोदी जी ने बोला ये हम 500 गीगावाट करेंगे। फिर कंट्री विल मीट 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, मतलब 2030 तक हमारे जितने एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। आप ही के हिसाब से देखिए 80% से ऊपर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है, बेसिकली कोल से आता है, ठीक है। इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। हमारी जो कार्बन एमिशंस है वो 1 बिलियन टन्स रिड्यूस करेंगे 2030 तक। अगला है इंडिया विल कट द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन 45%। 45% हमारी इकोनॉमी की जो कार्बन इंटेंसिटी है वो भी कम करेंगे। फिर कंट्री विल अचीव नेट जीरो बाई 2070। नेट जीरो मतलब क्या है, हम जितने ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे उतना हम अब्जॉर्ब भी करेंगे। उसके लिए भी बहुत पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगवाना पड़ेगा, फॉरेस्ट कवर इंप्रूव करना पड़ेगा या फिर ऐसे टेक्नोलॉजीज लेके आना पड़ेगा जिससे हम एटमॉस्फेयर से कार्बन अब्जॉर्ब कर सकें। तो इंडिया ने पहले बोला था ये हमें नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, ये जो नेट जीरो एमिशंस है। फिर भी मोदी जी ये बोल के आया 2070 तक हम ये ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अब इंडियन डेलीगेट्स ने क्लियर किया अगर डेवलप कंट्री से चाहते हैं इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मैक्सिमम कट डाउन करे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को और क्रिएट करे तो हमें पैसे चाहिए। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इंडिया क्या टारगेट रखता है, इंडिया क्या एक्शन लेता है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इंडियन डेलीगेट्स ने क्लियरली बोला अगर हमें ये सब करना है तो पैसों की जरूरत है भाई, $1 ट्रिलियन आपको देना होगा हमें। और ये आप ध्यान दीजिएगा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो COP21 में साइन हुआ था उसमें $100 बिलियन बोला था, ये तो पूरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। ये जो $1 ट्रिलियन है वो इंडिया अकेले मांग रहे हैं, इतना क्लियर है। आप देखिए इंडिया इतना पैसे क्यों मांग रहे हैं दोस्तों, बिकॉज इंडिया इज टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस एंड डैमेज। देखिए आजकल जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है जिसकी वजह से इतना सारा लॉस ऑफ लाइफ्स हो रहा है, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसी की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ओर जाता है? डेवलप कंट्रीज की ओर जाता है, जिन्होंने पिछले कुछ डिकेड्स में इतने सारा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है। आप जाके वो लोग बोल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को आप अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करो। देखिए डेवलप कंट्रीज ने ये सब करके ऑलरेडी पैसे बना के बैठ गए, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेवलपिंग कंट्रीज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अब उनको बोले आप फॉसिल फ्यूल मत जलाओ, ग्रीन हाउस गैस एमिट मत करो, तो ये लॉजिकल नहीं है। तो इंडिया ने बोला अब जो लॉस एंड डैमेज हुआ ना ऑलरेडी, मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हमारे देश में भी कई लॉस हुआ है जिसका अमाउंट कई ज्यादा है, तो इसका भी जो कीमत है आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये जो $1 ट्रिलियन हम जो मांग रहे हैं ये ऑलरेडी हुआ, जितना लॉस एंड डैमेज है वो भी है, और आने वाले जितने टेक्नोलॉजीज हमें लेके आना पड़ेगा, ये नहीं तो ये फॉसिल फ्यूल बिना यूज करके कुछ एनर्जी हमें क्रिएट करना है, मतलब बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें जितने पैसे चाहिए वो सब आपको देना होगा। तो ये है इंडिया का जस्टिफिकेशन इतना ज्यादा पैसा मांगने का, ठीक है। और क्या है, रिच कंट्रीज करंट $100 बिलियन ईयर टारगेट इज ओनली मेंट टू फंड द डीकार्बनाइजेशन मेजर्स। देखिए दोस्तों ये जो 100 बिलियन मैंने बोला था ना COP21 में डेवलप कंट्रीज ने बोला था 100 बिलियन देंगे, दिस इज मेंट टू फंड डीकार्बनाइजेशन मेजर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वो केवल डीकार्बनाइजेशन मेजर्स के लिए, मतलब और कार्बन एटमॉस्फेयर में ना पहुंच जाए, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट करना है उसके लिए दे रहा है। जो ऑलरेडी हो चुका लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं लोग, तो ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? तो इंडिया बोल रहा है ये भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको पैसे देना होगा, ठीक है। एंड इवन एज 121 कंट्रीज हैव सबमिटेड देयर ऑफिशियल क्लाइमेट बजट्स टू द UN इन डॉक्यूमेंट्स नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। देखिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस मतलब क्या होता है,
जो अपना ऑफिशियल क्लाइमेट प्रेडिक्शंस देते हैं कंट्रीज यूएन की तरफ से। मतलब हर कंट्रीज ये बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये सब करेंगे, ये हमारा टारगेट्स है। इसको आप नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जब 121 कंट्रीज ने ये सबमिट किया ऑलरेडी, इंडिया ने नहीं किया। इंडिया थोड़ा हेल्ड बैक हुआ, इसके बाद सोच समझ के बोला लेट इट बी क्लियर इंडिया विल नॉट अपडेट इट्स एनडीसी टिल देयर इज ए क्लैरिटी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर कुछ बोलो भाई। आप जो 100 बिलियन बोले थे वो भी अब तक ठीक से दे नहीं पाया। अब हम जो मांग रहे हैं आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे? ये देने से पहले या फिर आपकी तरफ से एक एश्योरेंस आने से पहले हम कोई हमारा नेशनली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस अपडेट नहीं करेंगे। हम आपको ये एश्योर नहीं करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो क्लियरली बोल दिया, ठीक है। वैसे दोस्तों सच बात तो ये है, पैसों की जरूरत है। मैंने जो बोला ना पॉइंट्स, डेवलप कंट्रीज की वजह से आज के नौबत आया है। तो उन्हीं को, उनके पास पैसे तो पैसे दे दो भाई, तब जाके हम कुछ करेंगे पूरी दुनिया को बचाने के लिए, हमारी प्लैनेट को बचाने के लिए, है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत लॉजिकल आपको भी लग रहा होगा। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 क्लाइमेट चेंज में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विद हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एनुअल मीटिंग ऑफ द सेंट्रल कमेटी चल रहा है। इनके जो एनुअल मीटिंग है इसको प्लीनम बोलते हैं। अब इस प्लीनम में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस होता है, जैसे कि इनकी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या रहा है, पिछले कुछ सालों में इन्होंने क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स किया है, आगे क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस होता है प्लीनम में। अब इस बार जो प्लीनम हुआ, वैसे हर साल होता है, इस बार जो प्लीनम हुआ इसमें कुछ हिस्टोरिकल रेजोल्यूशंस लिए गए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगले साल जी जिनपिंग का सेकंड टर्म खत्म होने वाला है। आपको पता है इससे पहले भी जी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट था, इस बार भी जी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, तो अगले साल ये खत्म होने वाला है। 2018 में आपको याद होगा चाइना स्क्रैप द 2 टर्म लिमिट ऑफ प्रेसिडेंसी। बेसिकली चाइना में एक ही इंडिविजुअल 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकता था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। पर 2018 में इन्होंने ये लॉ को स्क्रैप किया था। इसका मतलब ये है जी जिनपिंग जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वही चाइना का प्रेसिडेंट रहेंगे, वही पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, वही पीपल लिबरेशन आर्मी का चेयरमैन भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें का जो रेजोल्यूशन है इस बार प्लीनम में डिसाइड किया गया। तो अगला साल जब ये पार्टी कांग्रेस होगा, बेसिकली नेशनल कांग्रेस होगा, तब ये चीज़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है चाइना में सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों से चलता है पूरा गवर्नमेंट जो है, ठीक है। पार्टी जो डिसाइड करते हैं वही होता है। ये जो रेजोल्यूशन है ये पार्टी की हिस्ट्री में 3rd रेजोल्यूशन है पिछले 100 सालों में। इससे पहले 1945 में माओ जेडुंग ने इस तरह का रेजोल्यूशन लिया था। फिर 1981 में डेंग जियाओपिंग ने भी रेजोल्यूशन लिया था। वैसे माओ जेडुंग का रेजोल्यूशन, डेंग जियाओपिंग के रेजोल्यूशन के बारे में बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। वैसे डेंग जियाओपिंग ने 1981 में जो रेजोल्यूशन लाया था उसमें माओ जेडुंग की जो मिस्टेक्स थी उन्हें करेक्ट किया गया था। तो ये भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पर देखिए ऑप्शनल जिन्होंने सेलेक्ट कर रखा है PSIR वगैरह उनके लिए थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको चाहिए डिटेल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्लीनम हुआ था इसमें एक तो इनकी मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया और खुद की तारीफ किया गया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने जो किया वो अच्छा है, ठीक है। तो वही है, क्या बताऊँ। अब ऑब्वियस ही बात है इनकी जो मेजर अचीवमेंट्स में हांगकांग एंड ताइवान भी आए होंगे। तो हांगकांग में ये लोग जो कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ वगैरह पास किया था इन्होंने, इसको इन्होंने डिफेंड किया। मतलब ये बोला गया ये जो किया है हमने हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया, मतलब चाइना के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो लॉ भी अच्छा है। एंड जो ताइवान में जो कर रहे हैं, ताइवान के बारे में पार्टी ने बोला फर्मली अपोजेस द सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज सीकिंग ताइवान इंडिपेंडेंस। ताइवान इंडिपेंडेंस के लिए जो भी कुछ कर रहा है वो सब गलत है, सब चाइना के पास है, सब वन चाइना की पॉलिसी में विश्वास करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वही हुआ दोस्तों, अपने किया हुआ जो रॉन्ग थिंग्स है उन्हीं को इन्होंने डिफेंड किया, अच्छा अच्छा करके बोल दिया। तो यही है, आपको जनरल स्टडीज 1 में इंटरनेशनल न्यूज़ में ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है अफगानिस्तान ऑन ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स वांट्स पाकिस्तान। जैसे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी एक स्टेटमेंट आया है कि अफगानिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स करने वाला है। छोड़ो इन सब बातों को, हम बैकग्राउंड चेक करते हैं। आप सबको पता है हमारे न्यू दिल्ली में एक NSA मीटिंग चल रहा है, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मीटिंग चल रहा है, जिसे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल साहब होस्ट कर रहा है। कई सारे कंट्री से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आया हुआ है। हमने पाकिस्तान और चाइना को भी बुलाया था, चाइना ने कुछ कोविड इशू साइड किए थे इसलिए नहीं आया, और पाकिस्तान ने तो साफ साफ मना किया था। और पाकिस्तान की जो NSA है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया था वो हमने आपको बताया भी था 2-3 दिन पहले एक वीडियो के थ्रू। छोड़ो इन सब बातों को, आप देखिए इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी एक मीटिंग चल रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया एंड इवन तालिबान डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं। बेसिकली ये लोग वही बातों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो हम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। पर जब पाकिस्तान एक मीटिंग में इन्वॉल्व है, उस मीटिंग का एजेंडा पॉइंट्स किस तरफ
जाता है ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता, आप सबको मालूम है। ठीक है, ये जो मीटिंग इस्लामाबाद में चल रहा है इसको ट्रोइका प्लस मीटिंग भी बोलता है। अब ये ट्रोइका मीटिंग क्या है? देखिए, ट्रोइका इज ए रशियन वर्ड। ट्रोइका मीटिंग रशिया की तरफ से एक इनिशिएटिव था। बेसिकली इसमें यूएस, चाइना, रशिया वगैरह शामिल थे। जब इन 3 कंट्रीज को छोड़ के और भी कंट्रीज ऐड होते हैं, जब ट्रोइका मीटिंग को ट्रोइका प्लस मीटिंग या फिर एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग के दौरान, ये सो कॉल्ड ट्रोइका प्लस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने क्या बोला कि टुडे अफगानिस्तान स्टैंड एट द ब्रिंक ऑफ एन इकोनॉमिक कोलैप्स। ये बोलने की हक जो है पाकिस्तान के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि तालिबान को इतना सपोर्ट किया है पाकिस्तान, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इतना सारा सपोर्ट किया है पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान का जो अभी का कंडीशन है उसके लिए पार्शियली पाकिस्तान भी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कोई डाउट है क्या? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो भी है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अब जाके बोला है अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बुरा है, तो जितने फंडिंग आप लोग ये तालिबान टेक ओवर से पहले करते थे, बेसिकली वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को रिक्वेस्ट कर रहा है, जितने भी वेस्टर्न डेवलप कंट्री से आप जो फंडिंग करते थे अफगानिस्तान का वो शुरू करो। तालिबान टेक ओवर के बाद आपने वो बंद किया है। इस तरह करने से हम तालिबान गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह एंगेजमेंट करके उनकी जो एक प्रॉपर सन स्टेबल अफगानिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान ने एक अच्छा बात ये बोला है कि इंडिया भी ये बोला था, जब तक तालिबान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं आएंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब दोस्तों सारे एथनिक माइनॉरिटी से या फिर सारी एथनिक पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो इस तरह एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जहां वीमेन एंड गर्ल्स को भी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होगा, इस तरह गवर्नमेंट आना चाहिए तालिबान में भी, बेसिकली अफगानिस्तान में। तो ये पाकिस्तान ने भी बोला है, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान ने और एक बात ये बोला है, डोंट फॉरगेट हिस्ट्री। ये वेस्टर्न कंट्रीज को बोला है, अगर आप ये पैसे नहीं दोगे, बेसिकली आप ये फंडिंग जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाला देते हैं या बंद करोगे, तो अफगानिस्तान का कंडीशन और ज़्यादा बुरा होगा, या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह और ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो आप हिस्ट्री फॉरगेट नहीं करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि केवल ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ नहीं है या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ नहीं है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से अफेक्टेड है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी अफेक्टेड है। आप हिस्ट्री अगर देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ है। तो अब अगर हम जो कर रहे हैं, रीजनल कंट्रीज मिलकर जो अफगानिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो कुछ भी कर रहा है, उन्हें उधर एक प्रॉस्परस एंड स्टेबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपका भी सपोर्ट चाहिए, ये बोल रहा है। पर अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का हक पाकिस्तान को नहीं है। ठीक है, जो भी बात है, तो पाकिस्तान ने कुछ इनिशिएटिव लिया अफगानिस्तान को लेके, तो यही बात इंडिया ने बोला था तो वो माना नहीं। ठीक है, इंडिया ने क्या अलग बोला भाई? इंडिया ने तो वही बोला, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके लिए पूरी तरह सपोर्ट चाहिए, इसके लिए तो मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है कि नहीं? तो जो भी है, इन्होंने बोला है वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी अच्छी तरह हेल्प करने के लिए अफगानिस्तान में एक स्टेबल एंड प्रॉस्परस गवर्नमेंट लेके आने के लिए। वैसे इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम से कम 15-20 वीडियो बना चुका है अफगानिस्तान इश्यूज़ को लेके, आप देख सकते हो वीडियोज़ जो है। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 में इंटरनेशनल मीटिंग्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। और एक बात ये बोला था दोस्तों, ये जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि डोंट फॉरगेट हिस्ट्री, एक टाइप का चैलेंज भी दिख रहा है मुझे, है कि नहीं? हिस्ट्री आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं भाई? या तो आप ये बोलो कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पहले हो रहा था, या फिर अफगानिस्तान ऐसे एक प्लेटफॉर्म है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, उसको बंद करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, इस तरह भी तो बोल सकते थे। ये हिस्ट्री मत भूलो, अगर आप नहीं करोगे आपके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक होगा, यही मतलब हुआ ना इसका। आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट कल्चर मिनिस्टर किशन रेड्डी। देखिए, हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब के अगेंस्ट एक प्रिविलेज मोशन मूव हो रहा है, और ये इनिशिएट कर रहा है राज्यसभा के एमपी जयराम रमेश साहब, जो कांग्रेस का चीफ व्हिप भी है। उनका कहना यह है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर एक नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इनका चेयरपर्सन रिसेंटली अपॉइंट हुआ था एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तरुण विजय। एंड ये जो तरुण विजय है, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, ये जयराम रमेश साहब का कहना है। क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 2010 के हिसाब से नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है वो एक एक्सपर्ट होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, कंट्री, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, कंजर्वेशन, आर्किटेक्चर और लॉ। और ये तरुण विजय साहब जो है, इनको इस तरह कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना ये कोई एक्सपर्ट है इन सब फील्ड्स में, ये जयराम रमेश साहब कहता है। वैसे दोस्तों, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है किनका, तरुण विजय का, उसमें ये लिखा है ये राज्यसभा मेंबर थे 2010 से 2016 तक, एक जर्नलिस्ट है एंड ए राइटर है बाई प्रोफेशन। ये आरएसएस का जो मैगजीन है 5 जनिया, इसका चीफ एडिटर थे 2 डिकेड्स के लिए, एंड इनके पास एक बीए डिग्री है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। तो इस पर कहीं आपको
आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो यही डाउट जयराम रमेश साहब को भी हुआ, इसलिए इन्होंने इस तरह एक प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया है। ठीक है, आप देखिए प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या होता है। इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय ए मिनिस्टर। देखिए हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज दिया हुआ है, किसके लिए? अपने अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली डिस्चार्ज करने के लिए। अगर कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जो इम्यूनिटीज का या राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर रूल्स को तोड़ रहा है, तो इनके अगेंस्ट कोई भी एक एमपी एक प्रिविलेज मोशन इनिशिएट कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो स्पीकर है, चेयरपर्सन है, वो खुद भी इनिशिएट कर सकता है कोई भी एक प्रिविलेज मोशन। ठीक है, अगर लोकसभा में ये जो प्रिविलेज कमेटी है, बेसिकली जब प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया जाएगा, जब ये मोशन पास हो जाता है, एक कमेटी की ओर जाता है, वो कमेटी इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इन्होंने सही में रूल्स तोड़ा है या प्रिविलेजेस को ब्रीच किया या नहीं। अगर लोकसभा में है, इस कमेटी में 15 मेंबर्स होंगे। अगर राज्यसभा में है तो इसमें 10 मेंबर्स होंगे। नॉर्मली राज्यसभा में इस कमेटी को हेड करेंगे जो डिप्यूटी चेयरमैन है, जो अभी हुआ, जो डिप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वही इस कमेटी को हेड करते हैं। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा।